हेलो, आज का टॉपिक है आपका सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन बायो-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस है, बोर्ड पे लिखा है बिटवीन द कूलम्ब्स लॉ एंड बायो-सावर्ट लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ और बायो-सावर्ट लॉ में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटीज से। Coulomb's law and Biot-Savart law both depend inversely on the square of the distance from the source to the point of observation। मतलब दोनों ही यहाँ पर डिपेंड करते हैं 1/r² पे। कैसे? फॉर्मूले से डायरेक्ट ही हमें पता लग गया कि अगर मैं यहाँ Coulomb's लॉ के लिए फॉर्मूला लिखूं, F इक्वल टू कितना आ जाएगा, K Q1 Q2/r²। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं E इक्वल टू कितना, KQ/r²। और आप देख सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/r²। वहीं बायो-सावर्ट लॉ अगर हम यहाँ लिखें तो उसमें B इक्वल टू μ0I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4πr²। तो वो भी 1/r² को फॉलो कर रहा है। तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। 1/r² दोनों ही यहां मानते हैं, सिमिलैरिटी है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू बोथ द फील्ड। दोनों ही फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पर है कि मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियरली रिलेटेड टू द सोर्स दैट इज करंट एलिमेंट। आप ध्यान से देखें कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपके सोर्स पे मतलब करंट एलिमेंट पे डिपेंड करता है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज लीनियरली डिपेंडेंट टू द चार्ज। आप देख सकते हो कि ये डिपेंड करता है डायरेक्टली, इसके सामने है आप देखो करंट एलिमेंट, और वहीं आपका चार्ज जो यहाँ पर है या फील्ड मान लें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियरली डिपेंड ऑन चार्ज। तो ये यहाँ पर चार्ज के सामने, यहाँ पर देखो चार्ज इसके सामने लिखा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली डिपेंड ऑन करंट एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिपेंड ऑन यहाँ पर सोर्स दैट इज चार्ज। इसका मतलब क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल है कि अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालना है, इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड। मतलब दोनों ही फील्ड का, इस वाली फील्ड का और इस वाली फील्ड का आपको यहाँ पर वेक्टर एडिशन करना होगा बाय ईच सोर्स, दोनों ही सोर्सेस से। और इसमें यहाँ पर सोर्स कौन है आपका, डीएल, ये जो कि इसके सामने बैठा हुआ है, डिपेंडेंस यहाँ पर लीनियरली, तो यहाँ सोर्स है करंट एलिमेंट, और यहाँ पर आपका देखिए करंट एलिमेंट, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आपका सोर्स यहाँ पर है चार्ज। और यहाँ हम इनकी डिपेंडेंसीज क्या है, इसे हम अगले टॉपिक में डेरिवेशंस के साथ जब परफॉर्म करेंगे कैसे यहाँ इनका सम करना है वहां हम बात करते हैं। अगला है बोथ फील्ड आर लॉन्ग रेंज फील्ड। दोनों ही फील्ड जो है वो लॉन्ग रेंज है। तो देखो ये भी 1/r² को फॉलो कर रहा है, वो भी 1/r² को फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों ही फील्ड जो है वो आपकी लॉन्ग रेंज फील्ड की तरह यहाँ पर आने वाली, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड वहां कम होती चली जाएगी, बट एक लंबे डिस्टेंस तक ये दोनों ही फील्ड यहाँ पर वैलिड है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज थी। वैसे ही आपके पास में कुछ डिफरेंसेस हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्केलर सोर्स। ये जो है वो स्केलर सोर्स, अब हम जानते हैं चार्ज जो है आपका, जैसे क्यों लिख लेते हैं, तो चार्ज एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपका यहाँ पर कैसा सोर्स है, स्केलर सोर्स है। और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स, जो कि ये यहाँ पर आपका डीएल जो आप देख सकते हैं, ये रहा, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट जो है मैं यहां लिख देता हूं, ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस होता है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके स्केलर सोर्स मतलब चार्ज से। तो स्केलर सोर्स से और वो वेक्टर सोर्स से, तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब ये स्केलर से प्रोड्यूस हो रहा है और ये आपका वेक्टर सोर्स दैट इज डीएल वेक्टर, वो मैंने यहाँ लिख दिया समझने के लिए कि आपका वेक्टर क्वांटिटी से जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग ही लगेगा। मतलब अगर अट्रैक्शन है या रिपल्शन है तो इट शुड बी अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट आना चाहिए। इसको समझने के लिए यहाँ पर आप ऐसा मान लें कि अगर मैंने यहाँ कोई एक चार्ज रखा, क्यों, तो वो उसके नजदीक किसी और दूसरे चार्ज या टेस्ट चार्ज, अगर मैं इसे पॉजिटिव मान लूं, तो यहां अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखता तो ये उसे रिपेल करता, और अगर नेगेटिव चार्ज रखता तो ये उसे अट्रैक्ट करता। अब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है और नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर रहा है, पर अट्रैक्शन और रिपल्शन यहाँ पर किसके अबाउट है, इट शुड बी अबाउट द
यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर। तो ये लग कैसे रहा है, ये लीनियर है, मतलब आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अबाउट ही यहाँ पर एक्ट करेगा। मतलब ये वाला चार्ज यहाँ रखे गए चार्ज या टेस्ट चार्ज को अगर अट्रैक्ट करता है तो लाइन के अबाउट, और रिपेल करता है तो लाइन के अबाउट, तो इट शुड बी अबाउट। और व्हाट इज लाइन, ये लाइन किसको इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इट शुड बी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब अगर एक चार्ज है और दूसरा चार्ज, तो अट्रैक्शन है तो लाइन के अबाउट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका रिपल्शन है तो भी लाइन के अबाउट, और इट शुड बी अबाउट लाइन का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब आपके जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था आर वेक्टर, उसी के अबाउट यहाँ काम करने वाला है। वहीं आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अबाउट एक्ट करेगा, यहाँ लिखा है। और सोर्स एंड फील्ड पॉइंट्स, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड आपका करंट एलिमेंट आइडियल। तो ये यहाँ पर उन दोनों के परपेंडिकुलर आने वाला है। तो इसको समझने के लिए मैं इसका वेक्टर फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, और वेक्टर फॉर्म जो है वो है म्यू नॉट आई, हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले, और डायरेक्शंस वगैरह हम सब देख चुके हैं। आपने बीएसएल कंप्लीट नहीं किया हो तो आप देख के आ सकते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शंस कैसे निकलेगी। तो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएल क्रॉस आर कैप का इंडिकेशन दे रहा है क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों के ही परपेंडिकुलर आने वाला है। अगर ये डीएल है और ये आपका आर है तो डीएल क्रॉस आर बोर्ड के कहाँ आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन दोनों की ही क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए। मतलब जिस प्लेन में भी ये दोनों है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये एक्स में है और ये वाई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ कैसा आना चाहिए, जेड के अंदर, मतलब ऐसे बाहर की तरफ डीएल क्रॉस आर आउटसाइड। तो मैं ऐसा समझने के लिए यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आपका आर वेक्टर। ये डीएल के भी परपेंडिकुलर है और ये आपके आर के भी, दोनों के ही यहाँ पर परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट तो वैसे भी इन दोनों के प्लेन के क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर यहाँ। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट आपका आइडियल, उन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ होना चाहिए। और इन बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन एंगल, ये बात थोड़ी सी अभी अलग है कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। और कूलम्स लॉ में आप देख सकते हैं, बायो सावर्ट लॉ में देखो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा, मतलब आपका बायो सावर्ट लॉ एंगल पे यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन कूलम्स लॉ में कोई भी ऐसा एंगल डिपेंडेंस यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं उसके फॉर्मूले में कहीं पर भी कोई साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कोई एंगल नहीं है, तो ये डिपेंड करता है एंगल पर, और देयर इज नो सच डिपेंडेंस, यहाँ पर ऐसी कोई भी डिपेंडेंस नहीं।